तीन बार मुल्क छोड़कर जाने वाले नवाज शरीफ चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब देख रहे हैं। वो नवाज शरीफ जो लंदन में बैठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत लेता है और मनारे पाकिस्तान पर तकरीबन 1 लाख लोगों से खिताब करता है और कहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर से तरक्की करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ के दरमियान हमेशा से एक लव स्टोरी चलती रही है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह ये पाकिस्तानी आर्मी नवाज शरीफ को लाती है और किस तरह खुद ही नवाज शरीफ को धक्का दे देती है। आइए जानते हैं ये सब आज की इस वीडियो में गहराई से। दिसंबर 1950 को लाहौर में पैदा होने वाले नवाज शरीफ पहले ही मरतबा 1985 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं और जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में पहली मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब मुंतखब होते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ को कहा जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट की प्रोडक्ट है। प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद नवाज शरीफ 2 नर लगाते हैं। पहला क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और दूसरा लॉ एंड इन्फोर्समेंट आर्डर, यानी कि तमाम अदारे अपनी हुदूद के अंदर रहकर काम करें। जनरल ज़ियाउल हक का नवाज शरीफ को लाने का बड़ा मकसद बेनजीर भुट्टो को कमजोर करना और इनके मुकाबले में नवाज शरीफ को खड़ा करना था। मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के ख्वाब देखने लगते हैं और 1990 में इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद की कैंपेन को लीड करते हैं। दोस्तों, इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ ही एक ग्रुप था जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट अपने असगर खान केस में कर चुकी है। वो इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से 104 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है और अलायंस की मदद से पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नवाज शरीफ को चूज किया जाता है। 1993 में प्रेसिडेंट गुलाम इसाक बेनजीर भुट्टो के साथ मिलकर नवाज शरीफ हुकूमत को खत्म कर देते हैं और नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करते हैं गुलाम इसाक के इस गैर आईनी अमल के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की इस पिटीशन को कबूल कर लेती है और नवाज शरीफ को बहाल कर देती है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद नवाज शरीफ फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे और वो इलेक्शन की कॉल देते हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में नवाज शरीफ को शिकस्त हो जाती है और इस शिकस्त के पीछे बड़ी वजह बनी एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट ना करना नवाज शरीफ को और बेनजीर भुट्टो हुकूमत में आ जाती है। बेनजीर भुट्टो भी खत्म कर दी जाती है करप्शन इल्जामात की वजह से और नवाज शरीफ 1998 में एक बार फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट की वजह से। इसके बाद 1999 में कारगिल वार का आगाज हो जाता है और नवाज शरीफ मुशर्रफ पर इल्जाम लगाते हैं कि वो हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को इस पर इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा, जहां से नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ के दरमियान पहली दरार का आगाज होता है। इसके बाद पाकिस्तान कारगिल वार हार जाता है और नवाज शरीफ असूली तौर पर यह फैसला करते हैं कि वो मजीद परवेज मुशर्रफ को एज ए आर्मी चीफ नहीं रहने देंगे और वो इनको बर्खास्त कर देंगे और कोई नया आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाएंगे। इसी दौरान परवेज मुशर्रफ श्रीलंका का एक दौरा करते हैं और नवाज शरीफ पीछे से ऑर्डर कर देते हैं कि परवेज मुशर्रफ को हटाया जाता है और नए आर्मी चीफ का ऐलान किया जाता है, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेते हैं और वो आयन को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर देते हैं। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. Inshallah, we shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये बगावत में मुलव्वस पाए गए हैं और इनके खिलाफ कोर्ट्स में केसेस चलते हैं करप्शन के, हाईजैकिंग के और बगावत के और इन्हें उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। बहरहाल सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट के बाद नवाज शरीफ को 10 साल के लिए मुल्क से जिला वतन कर दिया जाता है और वो सऊदी अरब चले जाते हैं और 2007 में एक लंबी जिला वतनी के बाद वापस आते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया जाता है एक
अटैक में, जिसके बाद 2008 में आम इंतखाबात होते हैं और पीपल्स पार्टी 125 सीटें लेकर कामयाब हो जाती है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ मिलाती है एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, जिसके बाद नवाज शरीफ को 2013 तक नाअहल करवा दिया जाता है। दोस्तों ये वही दौर था जब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को आगे लाने की कोशिश स्टार्ट कर देती है, मगर 2013 में नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होती है और 2013 में जब इलेक्शन होते हैं तो धांधली के इल्जामात के बावजूद नवाज शरीफ एक मरतबा हुकूमत बनाने में फिर से कामयाब हो जाते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून 157 जबकि पीपल्स पार्टी 37 और पीटीआई सिर्फ 35 सीटें लेने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों 2013 वही दौर था जब इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया था नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ और कहा जाता है कि इस वक्त इमरान खान को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल थी, जिसकी वजह से ये धरना इतने लंबे अरसे तक चलता था और इसी दौरान नवाज शरीफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर बहाना लिया जाता है पनामा लीक्स का नवाज शरीफ को हटाने के लिए। यहाँ पर पूरी दुनिया देखती है कि किस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का एक मखसूस बेंच बनता है। इस बेंच को बाइस्ड बेंच कहा जाता है क्योंकि ये नवाज शरीफ के खिलाफ चलने वाला था। एक JIT बनाई जाती है और JIT भी बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसमें यह भी तक कहा जाता है कि आप ISI की भी मदद लें, आप FBI की भी मदद लें और ये JIT 2 माह बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि नवाज शरीफ के साथ उसकी इनकम के साथ मुताबिकत नहीं रखते, लिहाजा नवाज शरीफ को नाअहल किया जाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ये 5 जजेस मुतफिका तौर पर 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर देते हैं। इसके बाद नवाज शरीफ के केसेस को भेज दिया जाता है एहतसाब अदालत नैब में और एक खास मॉनिटरिंग जज लगा दिया जाता है जस्टिस एजाजुल हसन को कि वो इन तमाम प्रोसीडिंग का जायजा लें और 6 माह के अंदर इन केसेस का फैसला करें। दोस्तों ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ था कि कोई मॉनिटरिंग जज एहतसाब अदालत में लाकर बैठा दिया गया हो। यहाँ पर 2-3 सवाल उठते हैं कि अगर आप लोगों ने ये फैसला कर दिया था कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरह नाअहल करना है तो आपने ये नाम निहाद JIT क्यों बनाई? आपने क्यों एहतसाब अदालत में केसेस भेजे और ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया? आप खुद ही ये फैसला कर देते कि नवाज शरीफ करप्ट है, नाअहल है और उसे सिर्फ एक बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल कर दिया गया। ये कितनी मज़ीक़ा खेज बात है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से यह भी सुना गया है कि पार्लियामेंट हमारे अंदर मुदाखलत कर रही है। तो भाई अगर आप किसी को इतना दीवार के साथ लगाएंगे तो वो अपनी कानून साजी का हक भी खो दे, क्या वो आप लोगों के खिलाफ कानून साजी भी ना करे? अगर आप आइन पर चले तो पार्लियामेंट को क्या जरूरत है वो आपके खिलाफ कानून लाए? आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप लोग 10 से 12 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और आप एक बाइस्ड फैसले देते हैं। किस तरह आप इमरान खान को अपनी ही गाड़ी में बैठाकर सुप्रीम कोर्ट लाते हैं और किस तरह ही गेस्ट हाउस में उन्हें रखा जाता है, इसकी मिसाल भी कहीं मिलती है? आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि एक अदालत आपने यहाँ लगाई हुई है तो एक अदालत ऊपर अल्लाह की अदालत भी है जिसके यहाँ आपको पेश होना पड़ेगा, आपको कानून पर अमल करना चाहिए। क्यों आप लोग अपनी आखिरत खराब करते हैं और क्यों बेगुनाहों को सजा देते हैं? मैं यहाँ साइड सिर्फ नवाज शरीफ की नहीं ले रहा, मैं यहाँ साइड इमरान खान की भी लूंगा क्योंकि इमरान खान के खिलाफ भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो बोगस किस्म के हैं। वैसे तो आप लोग कहते हैं कि चलें पिछली गलतियों को भूल जाएं कि जनरल बाजवा ने क्या किया, भूल जाएं कि जनरल फैद ने क्या किया, भूल जाएं कि जस्टिस निसार ने क्या किया, भूल जाएं कि आसिफ सईद खोसा ने क्या किया। तो भाई आप ये भी भूल जाएं कि इमरान खान ने क्या किया। उसे निकाले बाहर और इलेक्शन की कैंपेन करने दे, ये हर एक जमहूरी हुकूमत का मैंडेट है और हर एक जमहूरी लोगों का ये हक है कि वो इलेक्शन कैंपेन चला सके। आइए आप देखते हैं कि नवाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया। उनके इन एहसानात को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका पाकिस्तान पर कितना बड़ा एहसान रहा है। 1990 में नवाज शरीफ ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी का ऐलान किया और मैस रोड नेटवर्क यानी कि मोटरवेज बनाने का भी ऐलान उन्होंने अपने पहले टेन्योर में। 2013 से नवाज शरीफ हुकूमत बनती है तो उस वक्त पाकिस्तान का करप्शन में जो रैंक था वो 117 था, जबकि इमरान खान के दौर में 140 तक वो पहुंच गया। नवाज शरीफ हुकूमत में एनर्जी क्राइसिस को कम करने के लिए फौरी इकदाम किए गए, जबकि LNG के लिए कतर के साथ $16 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ, जबकि इसी दौर में CPEC का भी आगाज हुआ जिसकी आज वर्थ 62 बिलियन है। चाइना के प्रीमियर ने पाकिस्तान का विजिट किया और $31 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। इसी दौर में नवाज शरीफ हुकूमत ने न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स के लिए $9 बिलियन का इजरा भी किया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नवाज शरीफ के हक में गवाही दे चुके हैं कि नवाज शरीफ को जो सजा दी गई थी
उसके पीछे ISI और फौज का मुकम्मल हाथ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस टाइम के मौजूदा जस्टिस शौकत अजीज इस बात का ऐलान पूरी पब्लिक में कर चुके हैं कि किस तरह ISI हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को मैनिपुलेट करती है और किस तरह उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के केसेस को शौकत अजीज के सामने नहीं लगाना चाहिए वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ बेकसूर है, इसका इकरार जज अरशद मलिक खुद कर चुके हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को उस वक्त सजा दी थी। उनका कहना था कि उस वक्त इन पर इतना ज्यादा दबाव था कि उन्हें ये फैसला करना पड़ा। आजकल के कुछ जुम्बिज या ऐसे लोग जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे वो आज नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि ये करप्ट तरीन इंसान है। बेशक वो करप्ट होगा लेकिन उसने पाकिस्तान को आज ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए 100 मरतबा सोचेगा। कुछ यंग लोग इमरान खान को इस तरह चाहने लगे हैं कि वो अपने वालिदैन को भी उनके आगे कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं कि इमरान खान ही जो कह दे वो हरफे आहर है। हालांकि इमरान खान की तमाम बातें फिक्शनल होती हैं, स्टोरी बेस्ड होती हैं, जिनका ना कोई सर होता है ना ही कोई पांव होता है। ये वही नवाज शरीफ है जिसके दौरे हुकूमत ने इंडिया ने एटमी धमाके किए, जिसको जवाब देने के लिए 28 मई को पाकिस्तान ने पिचागी हिल में एटमी धमाके किए और दुनिया का बावर कराया कि हम किसी से कमजोर नहीं और ना ही आप हमारी तरफ मैली आंख से देख सकते हैं वरना हम आपको निस्तो नबूद कर देंगे। ये वही नवाज शरीफ था दोस्तों जिसने पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ को अमेरिका की तरफ से $5 अरब की पेशकश भी हुई लेकिन नवाज शरीफ ने ठुकरा दिया ये कहते हुए कि पहले पाकिस्तान है और फिर मेरी जात। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें।